गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस, नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू. आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है. तो प्यारे बच्चे, घर पर कैसे हैं? अच्छे हैं, ये हम उम्मीद कर सकते हैं. और आप लोगों के डेली जो मैसेजेस आते हैं उससे भी हमें पता चलता रहता है. तो अच्छी तरह से आप रहें और इसी तरह आपका स्वास्थ्य बना रहे, ये शुभकामनाएं मैं हमेशा आप लोगों के लिए करती हूँ. तो हमारे बच्चे आज हमारे साथ क्या पढ़ने वाले हैं? नॉर्मल सी बात है, हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में बेटा अपना चैप्टर 12 खेल जगत की गुड़िया, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक मयूरपंख में दिया गया है, उसे आरंभ किया था. उसमें हमने ये पढ़ा था कि रिपोर्टिंग क्या होती है. उसमें एक प्रसिद्ध जो खिलाड़ी हैं दीपा कर्माकर, उनका साक्षात्कार दिया गया है हमें. और साक्षात्कार में प्रश्नों के द्वारा हमने ये जाना था कि किस तरह दीपा कर्माकर जी ने अपने बचपन से इस खेल के लिए प्रैक्टिस की और किस तरह वो आगे बढ़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची हैं. उन्होंने अपने जीवन में अपने खेल और अपनी पढ़ाई के बीच में एक संतुलन, बैलेंस बना के रखा. उसके लिए वे निरंतर प्रयास कर रही हैं और आने वाले इस जो अगला ओलंपिक है उसमें वो भारत देश के लिए गोल्ड मेडल या गोल्ड लाना चाहती हैं और इसके लिए वो जी जान से प्रैक्टिस कर रही हैं. तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि बेटा जब भी कोई ओलंपिक या कोई गेम्स होता है और जब स्पेशली वहाँ पर सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें जब हमारे देश से कोई खिलाड़ी जाता है तो वो सिर्फ अपने अकेले के लिए मेहनत नहीं करता है. वो जो भी करता है उसका अकेले का श्रेय उसका नहीं होता है. यदि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तब भी पूरे देश का नाम होता है, और यदि उसके परफॉर्मेंस में कोई तकलीफ होती है या मान लीजिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तब भी सिर्फ उस एक व्यक्ति को आघात या बुरा नहीं लगता है बल्कि पूरे देशवासियों को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ पर वो एक अकेला व्यक्ति होता है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है. तो हमें ऐसे लोगों के लिए बहुत गर्व महसूस करना चाहिए और हम अभी भी उनके लिए क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि वे जब भी ओलंपिक में जाएं तो हमारे देश का नाम और उनका खुद का जो सपना है वो पूरा करके आए, है ना. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने चूँकि इस पाठ को पढ़ लिया था, आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को अपनी जो पुस्तिका है, आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसमें कंप्लीट करेंगे. तो सभी बच्चे अपनी पेंसिल और अपनी पुस्तक निकाल के तैयार हो जाइए और आप अपना बुक का पेज नंबर 85 है ना, पेज नंबर 85 और 86 निकाल लीजिए बेटा. ठीक है, तो हम शुरू करें अपना पुस्तक में लेखन का कार्य. देखिए बेटा, आपको पुस्तक में सबसे पहले जो अभ्यास प्रश्न दिया है वह श्रुतलेख है. श्रुतलेख का कार्य जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में करते हैं, तो हम अपना जो प्रश्न नंबर 2 है सही विकल्प पर निशान, उसे आरंभ कर रहे हैं. इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे बेटा, वाक्य को हम पढ़ेंगे और उसमें जो आपको 3 विकल्प दिए हैं उसमें से सही वाले विकल्प को सही का निशान लगा देंगे. तो कैसे करेंगे, हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं. वर्ष 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था. उन्होंने 3 देशों के नाम दिए हैं. पाठ में उन्होंने शुरू में हमें बताया है कि किस देश में ये ओलंपिक जो है सन 2016 में हुआ था. तो पहला दिया है लंदन, दूसरा दिया है ब्राज़ील और तीसरा दिया है चीन, है ना. तो हमने पढ़ा था ग्लासगो में ओलंपिक हुए थे और ग्लासगो जो है वो जो सिटी है वो कहाँ पर है, ब्राज़ील देश में है. तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा बेटा, ब नंबर वाला ब्राज़ील. उसे सही का निशान इस प्रकार लगा लीजिए. फिर हमारा दूसरा जो वाक्य है बेटा, उसमें दिया गया है, देखिए ब्राज़ील में रियो है जहाँ पे ओलंपिक हुए थे, है ना. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. ख वाला है, दीपा कर्माकर के पिता किस खेल से जुड़े हुए हैं.
भारोत्तोलन, कुश्ती या जिम्नास्ट। चूँकि जिम्नास्ट से तो स्वयं दीपा कर्माकर जुड़ी हुई हैं, कुश्ती से नहीं है। वैसे कुश्ती के फेमस व्यक्तियों के नाम आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे। काफ़ी लोग जो हैं वो फोगाट फैमिली से परिचित हो चुकी हैं। तो जब जब खेलों से संबंधित कोई फिल्म वगैरह आती है तो हमारे अंदर थोड़ा सा जो दिलचस्पी होती है वो जाग जाती है ना। और आजकल बाकायदा खेल से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों के ऊपर फिल्में बन रही है बेटा, ताकि जो उस खेल को पसंद करने वाले या जुड़े लोग हैं वे लोग उसमें अपना फ्यूचर देख सकते हैं, उनकी मेहनत को देखते हैं। बहुत से लोग प्रेरित होते हैं, बहुत से बच्चे जो होते हैं उनको देखकर उस फील्ड में जाने का मन बनाते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। वैसे दीपा कर्माकर के पिता जो हैं वो भारोत्तोलन से जुड़े हुए थे और ये वाला ऑप्शन हमें अ नंबर पर दिया है। तो अ नंबर वाले विकल्प को बेटा सही का निशान लगा लीजिए, है ना। तीसरा वाक्य, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंध रखती हैं? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग नहीं, दौड़, रनिंग नहीं। वे चूंकि जिम्नास्ट हैं तो वो जिम्नास्ट खेल से संबंध रखती है, तो स वाला विकल्प सही कर दीजिए। फिर घ वाला देखिए वाक्य, दीपा को खेल का अभ्यास कौन कराते थे? उनके कोच कराते हैं, उनके पिता कराते हैं या उनकी माता करवाती हैं? तो सीधी सी बात है, पिताजी जो हैं वे तो दूसरे खेल से जुड़े हुए हैं, उनकी माताजी जो हैं वो एक हाउस वाइफ है, गृहिणी है। तो खेल का अभ्यास कौन करवाएंगे आपको सबसे बेटर? कोच। तो हमारा सही विकल्प क्या है? अ नंबर का, उनके कोच। ठीक है। इसके पश्चात अभ्यास प्रश्न 3 में देखिए बेटा, हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान में हमें 2 ऑप्शन दिए हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बीच में हमें मौखिक प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। चूंकि मौखिक प्रश्नोत्तर है तो आप बता सकते हैं उनके उत्तर मौखिक रूप से। सन 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ में दीपा ने कौन सा पदक जीता? ये उनके जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जब उन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। वैसे उन्होंने कोशिश तो गोल्ड के लिए की थी, बट ब्रॉन्ज मिला। ये भी हमारे लिए और उनके जीवन काल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। दीपा कर्माकर की बड़ी बहन का नाम क्या है? पूजा कर्माकर। आप पाठ को अगर दोबारा से थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। दीपा ने अपनी प्राथमिकता किससे बताया? ये प्रश्न थोड़ा सा हमारे लिए असमंजस पैदा करता है। क्यों? कैसे? इसमें पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि आपकी प्राथमिकता क्या है, पढ़ाई या खेल? तो उन्होंने बताया क्या जवाब दिया? ये सच है कि मैं दोनों में 100% नहीं दे सकती। डिग्री को महत्व देती हूँ। डिग्री मतलब एजुकेशन के लिए जो उन्हें डिग्री मिलती है, तभी तो पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं अपना अधिक से अधिक समय खेल पर देती हूँ। यानी कि अब जिस काम को अपना अधिक से अधिक समय देते हैं वही चीज़ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हुई ना। प्राथमिकता का मतलब होता है बेटा, आपने जिस भी काम की या जिस भी चीज़ की लिस्ट बनाई है अपने माइंड में, अपनी लाइफ में, उस लिस्ट में नॉर्मल सी बात है, आपकी लाइफ के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है, जो नीड है, उस लिस्ट में सबसे ऊपर क्या चीज़ आती है वो पोजीशन कहलाती है प्राथमिकता। मान लीजिए मुझे अगर लगता है कि मेरी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए पैसा भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, लोगों का सपोर्ट भी ज़रूरी है, और एक अच्छा घर होना चाहिए मेरी लाइफ में, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास एक बड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, मेरा बिजनेस बड़ा सा होना चाहिए, या लाइफ में मेरी जॉब में ये पोजीशन होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अगर मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ तो मुझे उसकी एक लिस्ट बनानी होगी। उस लिस्ट में सबसे ऊपर मैं किस चीज़ को रखती हूँ? मैं अपनी जॉब को रखती हूँ या मैं वहाँ अपने घर को रखती हूँ? तो वो जो पोजीशन है वो कहलाती है प्राथमिकता।
या नॉर्मली अगर हमने आपसे पूछ लिया कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं या किसे प्रेम करते हैं, आप कहेंगे मैं अपनी मम्मी से भी प्यार करता हूँ, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने भाई बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने फ्रेंड्स बहुत प्यारे हैं। ये सब प्यारे हैं, लेकिन अगर लिस्ट बनाओ तो इस लिस्ट में आपके प्रिय व्यक्तियों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन आता है? तब आप कंफ्यूज होते हो कि आखिर सोचने पे मजबूर कि मैं सबसे प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा कौन है जिससे मैं सबसे ज़्यादा, जिसके बिना मैं रह नहीं सकती। तब सबसे ऊपर एक नाम आता है आपकी मम्मी या आपके पापा का, है ना। तो वो जो फर्स्ट पोजीशन होती है, प्रायोरिटी होती है, जो महत्व या आवश्यकता में जो सबसे पहला स्थान होता है, वो कहलाता है प्राथमिकता, है ना। तो उनसे पूछा था कि आपकी प्राथमिकता क्या है। उन्होंने कहा मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय किसे देती हूँ? खेल को। तो दीपा ने अपनी प्राथमिकता खेल को बताया। ओके, दीपा ने किन 2 और भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम लिए थे अपने साक्षात्कार में? एक तो उन्होंने नाम लिया था साक्षी मलिक का और दूसरा नाम लिया था पीवी सिंधु का। और ये दोनों नाम बहुत फेमस हैं और आप लोग में से बहुत से बच्चे जानते होंगे ये लोग किन खेलों से जुड़े हुए हैं, है ना। फिर इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है कि सन 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होने वाला है? उन्होंने वैसे तो सन 2020 बोला है, लेकिन हम चूँकि 20 से गुजर चुके हैं तो वो खेल जो है वो न्यू ईयर में यानी कि 21 में चेंज हो गया है। तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाला है। तो जो अगला ओलंपिक है वो टोक्यो में होने वाला है बेटा। ओके, और वहाँ इसकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, जोर शोर से अभी भी और जो बचा है वो चल रही है। जो खिलाड़ी हैं वो अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट करके रखे हुए हैं और जितनी भी थोड़ी कमी उनको लग रही है वो फिर से उसमें लग गए हैं। तो अब हम अगला अपना जो रिक्त स्थान है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला रिक्त स्थान, रियो ओलंपिक में दीपा कर्माकर किससे चूक गई थी? उन्होंने चौथा स्थान तो हासिल किया था, लेकिन चौथे स्थान पर आने वाले व्यक्ति को कोई मेडल या शील्ड नहीं मिलती है। तो वे किससे चूक गई थी पता है? खेल से तो नहीं चूकी, खेली तो वे थी, वे चूक किससे गई थी? पदक से, है ना। हिंदी में इसे पदक कहते हैं, नॉर्मली इसे आप मेडल या शील्ड कहते हैं इंग्लिश में। ख, दीपा की माँ कहाँ का काम संभालती हैं? बाहर का या घर का, है ना। बाहर का काम तो उनके पिताजी जो हैं जॉब करते हैं, जो भी वर्क करते हैं उसके थ्रू संभालते हैं। तीसरा वाक्य, जब हम रिक्त स्थान करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, खेल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पर खेल में भी एक चीज लगती है और वो होती है मेहनत। हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। हमारे लिए हर दिन रिक्त स्थान ही होता है, शुभ या अशुभ? तो हमारा उत्तर है शुभ। हमारा हर दिन शुभ ही होता है बेटा, क्योंकि काम तो हम पर डे कर रहे हैं। जिंदगी का कोई भी दिन अनलकी या अशुभ नहीं होता। भगवान ने सबके लिए एक ही दिन एक जैसा निकाला होता है। ये नहीं कि आज इसके यहाँ सूर्य का प्रकाश कम है और उसके यहाँ ज़्यादा है, किसी देश में अभी अलग है और दूसरे देश में अलग है। सूर्य सबके लिए एक जैसा उग रहा है, पक्षी सबके लिए एक जैसे चहचहा रहे हैं, तो दिन भी सबके लिए एक जैसा ही है। बस हम काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे कभी कभी जो हमको रिजल्ट मिलता है उस पर हम कह देते हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं था। या अगर कोई से दिन हमारे मन के अनुकूल काम नहीं होता है तो हम मान लेते हैं कि आज का दिन अशुभ था, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं था इसलिए। पर भगवान ने तो सबके हिसाब से एक जैसा दिन निकाला है ना, तो कोई भी दिन अशुभ नहीं होता है, सारे दिन शुभ ही होते हैं बेटा। फिफ्थ वाला सेंटेंस देखिए बेटा, बच्चे खेल की कीमत पर न छोड़े घर या पढ़ाई। घर तो हमको छोड़ना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर हमें कभी अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। जो घर छोड़ देता है ना वो किसी जगह का नहीं रहता बेटा। हमारा जो कुछ भी है
वो सब कुछ हमारे घर से ही शुरू होता है और घर में ही है। आप मेहनत करें या जो भी करें, लेकिन घर तो हम छोड़ ही नहीं सकते। घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? हाँ, हमें खेल की कीमत पर पढ़ाई नहीं छोड़ना है, यानी हमें खेलना है और साथ में पढ़ाई भी करते रहना चाहिए। कम करो, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। आप जिस खेल को खेल रहे हो ना, उसके खेल के नियमों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी तो पढ़ाई जरूरी है ना? तो पढ़ाई तो हमें करनी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भाषा की समझ करेंगे। इस पाठ में जो दी गई है हमें भाषा की समझ, है ना? पाठ में व्याकरण के अंतर्गत आए हुए प्रश्न। एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए बेटा, हमें दिया गया है प्रत्यय। कुछ शब्दांश शब्द के पीछे जुड़ते हैं बेटा, और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। विशेषता मतलब कुछ नयापन, कुछ अलग, कुछ स्पेशल कर देते हैं। ऐसे जो शब्दांश होते हैं उन्हें हम लोग प्रत्यय कहते हैं। मान लीजिए ये एक शब्द लिखा मैंने, महान। होते हैं ना महान लोग, लेकिन अगर मैं कोई एक छोटा सा शब्द का टुकड़ा मैं इसके अंदर जोड़ दूं, मान लीजिए, ठीक है, ये महान अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। ये जो है ये एक कंप्लीट वर्ड नहीं है, ये हाफ वर्ड है। शब्दांश, शब्द का एक छोटा हिस्सा। इस पूरे शब्द में अगर मैं जोड़ दूं तो जोड़ा है तो वो उसके साथ में ही बोलने में आएगा, तो हमें एक नया शब्द मिलता है जो स्पेशल है, जो इससे अलग है। महान था, अब वो महानता हो गया है। महान व्यक्ति होता है और महानता गुण होता है, विशेषण है। महान लोगों में महानता होती है ना? एक जैसे सिंपली आपको कुछ इसमें शब्द दिए गए हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में या पहले हम लोगों ने उपसर्ग पढ़े थे, वो क्या होते हैं, इसके आगे जुड़ते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा शब्द का टुकड़ा होता है जो इसी कंप्लीट वर्ड के आगे जुड़ते हैं और फिर एक नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय, जो शब्दांश शब्द के पीछे या बाद में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता ले आते हैं, वे शब्दांश कहलाते हैं प्रत्यय। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। याद रखिएगा, हल्का सा डिफरेंस। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं, शब्दों के टुकड़े होते हैं। आगे लगा तो उपसर्ग, पीछे लगा तो प्रत्यय, बीच में एक पूरा कंप्लीट वर्ड। ओके, चलिए इसे हम यहाँ से हटाते हैं और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, है ना? तो देखिए बेटा, आपको इसमें पहला शब्द क्या दिया गया है? व्यक्तित्व, व्यक्तिधत्व। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? ये था व्यक्ति धनत्व, तो बन गया व्यक्तित्व। ख वाला हमें दिया है केंद्र धन इत, केंद्र धन इत। अब क्या होगा बेटा? ये हमने लिखा केंद्र, इत है तो इस स्वर को हम क्या करेंगे? मात्रा में बदलकर इस तरह से लिख देंगे, केंद्रित। ग वाला देखिए खुश धन ई, ये रहा खुश और ये रहा ई। तो अब हम क्या करेंगे? इसे ऐसे लिख देंगे क्या? नहीं, हमने हमेशा जाना है कि जब
स्वर व्यंजन के साथ में लगता है तो वो क्या होता है, मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस ई को ऐसे न लिखकर क्या करेंगे बेटा, इसे मात्रा के रूप में इस तरह लिखेंगे, खुश ई, खुशी। ओके, घ वाला देखिए आपको दिया है मेहनत धन ई, मेहनत धन ई, तो ये हो गया मेहनती। ओके, अंग वाला देखिए अवश्य धन अक है बेटा, अवश्य धन अक, तो इक्वल होकर हो गया आवश्यक। ठीक है, और जो है वो स्वर है तो वह वहां से विलुप्त हो गया, आवश्यक आ बन गया है। च वाला आपको दिया है बेटा सफल धनता, ये हूं मैं सफल, है ना, मैं सफल हूं तो मुझे क्या मिल रही थी, सफलता। ओके, चलिए इसके पश्चात अभ्यास प्रश्न 2 में हमें कुछ वाक्य दिए हैं और उसमें कुछ शब्द जो है वे नीले रंग से लिखे हैं बेटा, है ना। अब नीले रंग से लिखे हैं और हमें उन नीले रंगों का वचन लिखना है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। पढ़ाई आपको ज्ञान देती है, ज्ञान शब्द हमेशा एक वचन होता है बेटा। ठीक है, कभी भी हम ये नहीं बोलती कि पुस्तकें हमको ज्ञानों देती हैं। एक पुस्तक से भी ज्ञान मिलता है, बहुत सारी पुस्तकों से भी ज्ञान ही मिलता है। हम लड़कियां किसी से भी कम नहीं, लड़कियां या लग गया मतलब वो तो बहुवचन हो गया, है ना, एक लड़की और बहुत सारी लड़कियां, तो एक वचन लड़की और लड़कियां तो बहुवचन। इन खेलों का आयोजन, जब एक से अधिक खेल हैं तो वो क्या हो गया, खेलों यानी बहुवचन। हर आदमी को अपने काम पर भरोसा रखना चाहिए, हर आदमी मतलब जितने भी हैं, लेकिन आदमी तो अपने आप में सिंगल है ना, तो ये शब्द कैसा हो गया बेटा, एक वचन। मनुष्य शब्द जो होता है आप 10 के लिए यूज करें या 1 के लिए, वो हमेशा कैसा होगा, एक वचन ही होगा। उनके पास पदकों की भरमार है, एक पदक और बहुत सारे पदकों, तो यह शब्द कैसा हो गया, बहुवचन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके पश्चात है बेटा हमारा अगला अभ्यास है कुछ क्रिया शब्द दिए हैं जिनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है बेटा, है ना। तो इसको हम पहले अपने ग्रामर में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ठीक है, कभी क्रिया शब्दों से बनती है, कभी नॉर्मली दूसरे जो संज्ञा शब्द होते हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। क वाला आपको दिया है उतरना, तो उतरना में कौन सा भाव होता है, उतराई का, है ना। ख वाला पढ़ना, पढ़ने में पढ़ाई का भाव है, भाव मतलब वो जो उसके अंदर फीलिंग होती है ना, जैसे खुश इंसान के अंदर खुशी की भावना होती है। चढ़ने में चढ़ाई का भाव होता है, मुझे चढ़ाई करना है। और अंतिम है चलना, चलने में चाल होती है ना, चलाई नहीं होगा,
वन आप कहेंगे मैम इसमें क्यों नहीं? नहीं, चलना क्रिया है और उसके अंदर आपका चाल का भाव होता है कि सबकी चाल अपन देखो कौन कैसे चलता है ना, यही शब्द हम यूज करते हैं। तो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। इसके पश्चात हमारा अगला है समानार्थी बेटा। समानार्थी अर्थात पर्यायवाची। हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसके सामने देखिए ग्रीन बॉक्स दिया गया है। आप अपनी पुस्तक यदि खोलकर कर रहे हैं तो उस ग्रीन बॉक्स में बेटा हमें कुछ शब्द दिए हैं। हमें प्रश्न में दिए गए शब्दों के लिए उस बॉक्स में से सही पर्यायवाची शब्द चुनकर उनके सामने लिखना है। जैसा आपके इसमें देखिए क वाला है पिता, है ना, पिता। तो पिता के लिए हम बॉक्स में से दो सही शब्द ढूंढ रहे हैं। पहला है जनक और दूसरा होता है तात। ठीक है, जन्म देने वाली जननी और जो पिता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जनक। सेकंड है माता। माता के लिए हमें उस हरे वाले बॉक्स में से दो शब्द मिल रहे हैं। एक होता है धात्री और दूसरा एक शब्द हमें मिला है जननी, है ना, ये देखिए जननी और जनक। तीसरा शब्द हमें दिया है घर। घर, घर के लिए एक शब्द तो है उसमें सदन, देखिए आपके उसमें दिया है, और दूसरा है बेटा आलय। विद्या का घर तो विद्यालय है ना, और साधारण हमारा घर है तो क्या हो जाता है? आलय। संग्रह जिस घर में किया जाए वो संग्रहालय हो जाता है। अंतिम है स्वर्ण। स्वर्ण वो कौन सा वाला बोलो? गोल्ड वाला। स्वर्ण को सोना भी कहा जाता है। नॉर्मली हम लोग उसे सोना ही कहते हैं क्योंकि जो स्वर्ण है बेटा वो उसका तत्सम शब्द है। और एक और कहा जाता है इसे कनक। एक बहुत सुंदर सा पंक्तियां हैं हमारी हिंदी में, कनक कनक तय 100 गुना मादकता अधिकाय, या तो पाए बहुराय ज या तो खाए बहुराय ज। कनक का एक अर्थ सोना होता है और एक अर्थ जो होता है वो धतूरा भी होता है। तो ऐसा कहते हैं कि सोने को पाकर भी इंसान पगला हो जाता है, और अगर वो उस कनक को यानी कि धतूरे को खाता है तो भी वो पगला सा हो जाता है। तो किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में बेटा आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया है वाक्यों में प्रयोग, है ना। एक शब्द है रुचि। रुचि का मतलब होता है पसंद। दूसरा है सफलता। सफलता मतलब आपको सबको पता है, मैंने मेहनत की और मुझे सफलता मिली, है ना। परीक्षा में सफलता पाने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। रुचि यानी कि पसंद। मेरी रुचि खेल में अधिक है, मेरी रुचि तैरने में अधिक है, या मेरी रुचि खाना बनाने में है। तो इस तरह आप कोई भी एक वाक्य लिख सकते हैं। सफलता को लेकर वाक्य बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा शब्द है महत्व यानी इम्पोर्टेंट। हमें शिक्षा को महत्व देना चाहिए, या मेरे जीवन में माताजी का महत्व अधिक है, या मुझे खेल को महत्व देना है। महत्व शब्द को लेकर भी आप अपने हिसाब से कोई सा भी सुंदर सा छोटा सा लेकिन अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। फिर है शान। शान मतलब इज्जत जो होती ना, परीक्षा में प्रथम आना शान की बात होती है, या दूसरों की मदद करना शान की बात होती है।
या हमें अपने माता पिता की शान बढ़ाने वाले ही काम करने चाहिए? शान का मतलब होता है आपको जो आदर सम्मान मिला है वह। एक अंतिम शब्द दिया है बेटा, लक्ष्य। लक्ष्य मतलब के पॉइंट या जो भी आपने सोचा है उद्देश्य आपकी लाइफ में, उसे कहते हैं लक्ष्य। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मेरा लक्ष्य है, या कक्षा में फर्स्ट आना, सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। इस साल अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना मेरा लक्ष्य है। आपका एम कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने एम के हिसाब से अपना सेंटेंस कोई सा भी लिख सकते हैं। एम यानी कि आपने जो भी सोचा है, लास्ट पॉइंट जो कि बस मुझे ये करना है ना, वो होता है लक्ष्य। तो ये जो शब्दों का वाक्यों में प्रयोग का कार्य है वह मैं आपको गृह कार्य में दे रही हूँ। आप लोग अपनी पुस्तक में लिखेंगे और मुझे बाकायदा सेंड करेंगे, ठीक है? तो ये कार्य हम यहाँ बोर्ड पर नहीं कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, स्वयं अपनी पुस्तक में करें, ठीक है? ये है आपका होमवर्क है बेटा। तो आज हम लोगों ने इस कार्य को जो पुस्तक में लेखन का है वो समाप्त किया है, और इसके जो अगले अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ बाय बाय।